नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव संस्कृत शिक्षण की भाषा परिचय की क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब आप कोई भी शिक्षण विधि का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आप जिस विषय वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका परिचय आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले जब संस्कृत एक भाषा है तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा होती क्या है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इस पर आश्रित प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं, इसी पर आज परिचर्चा हम करेंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास है इस क्लास में हम भाषा परिचय के अंतर्गत भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भावार्थ, परिभाषा, इन तीन विषय वस्तुओं पर फोकस करेंगे। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, भाषा शब्द का भावार्थ क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। उत्पत्ति में और व्युत्पत्ति में अंतर होता है। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म और व्युत्पत्ति का अर्थ है कारण सहित जन्म की व्याख्या करना। सबसे पहले देखिए, भास धन अच ताप बराबर भाषा। अब इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, धातु है, अच में ऐसे इस रहेगा, कृत प्रत्यय है। जिन प्रत्ययों को देखिए, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है जो नियम अनुसार जोड़े जाएं और जो धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन कर दे उनको प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय है पंचधा कथन के अनुसार प्रत्यय 5 प्रकार के हैं। विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, धातु अव्यय प्रत्यय। और शब्द रूप धातु रूप निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय हैं और जिनका प्रयोग धातु के अंत में होगा वो कृत है। जो योग्य चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होंगे वो कृत्य हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ेंगे वो तद्धित हैं। जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे वो स्त्री प्रत्यय हैं और जो धातु रूप निर्माण में आगम के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है वो धातु अवयव प्रत्यय माने जाते हैं। तो यहां देखिए, भास एक धातु है। धातुर दधाते सूत्र के अनुसार संस्कृत व्याकरण के जो सार्थक शब्द क्रिया भाव को धारण करते हैं उनको धातु कहा जाता है। जैसे पठ पढ़ना, गम जाना। इसी तरह भास जो धातु है उसका अर्थ होता है बोलना अथवा बताना। तो यहां जो शब्द बनेगा वो बनेगा भास। इसका अर्थ होता है बोल अथवा वचन। अब देखिए, ये जो भास है ये अच प्रत्यांत अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखिए, भास धातु में अच प्रत्यय जोड़ेंगे तो भास शब्द बनेगा। अच प्रत्यय में स्थित अंतिम चय व्यंजन की हलंतयम सूत्र के माध्यम से इत्संग होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा तो ए बचेगा और भास एक धातु है। देखिए,
बताने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। देखिए, भास धातु के अंत में अच प्रत्यय जोड़ेंगे तो भास शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है बोल अथवा वचन। अच प्रत्यांत आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। अब देखिए, शब्द है भास। अब भास शब्द के अंत में ताप प्रत्यय जोड़ा जाएगा। देखिए, भास एक शब्द है और टाप एक स्त्री प्रत्यय है। टाप चाप डाप, टाप चाप डाप, गीप गीस गीन ती उंग, ये जो है कुल 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं। शब्द बनेगा भाषा और इसका अर्थ है अभिव्यक्त करने वाली। अभिव्यक्त जो करने वाली है वही भाषा है। अब देखिए, भाषा क्या है? टाप प्रत्यांत आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, भाषदंड टाप करेंगे तो भाषा बनेगा, इसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करने वाली। जो अभिव्यक्त करने वाली है वही भाषा है। देखिए, जो विचार और भावों को अभिव्यक्त कर दे उसको भाषा कहा जाता है। और विचार मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और भाव जो है मानव हृदय में उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखें। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो भास धातु में अच प्रत्यय जुड़ेगा और जो निर्मित होगा उसमें फिर टाप जुड़ेगा। तो भास धातु में अच प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा भास शब्द, जिसका अर्थ है बोल अथवा वचन। और भास धातु बोलने या बताने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और भास शब्द अच प्रत्यांत अकारांत पुल्लिंग शब्द है। लेकिन भास शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ा जाए। टाप प्रत्यय में पै की अलंत्यम सूत्र से संगत श्लोप श्लोप, टै की चुटु सूत्र से संगत श्लोप श्लोप, तो बचेगा आ, तो शब्द बनेगा भाषा। भाषा का अर्थ है अभिव्यक्त करने वाली और टाप प्रत्यांत आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, भाषा के प्रमुख पर्यायवाची ऑब्लिक उपनाम। देखिए, वाक, वाचा, अकिल, गिरा, गिर, गिरवा, बोली, शब्द ज्योति, और शब्द ब्रह्म। देखिए, भाषा को वाक, वाचा, अकिल, गिरा, गिर, गिरवा, बोली, शब्द ज्योति और शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अब देखिए, ध्यातव्य के रूप में 2 स्मरणीय तथ्य आपको यहां ध्यान देने हैं।
उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर आचार्य दंडी ने भाषा को शब्द ज्योति माना है, क्योंकि भाषा रूपी शब्द प्रकाश ज्ञान रूपी ज्योति बनकर तीनों लोकों में अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करती है। देखिए, उपयोगिता के आधार पर आचार्य दंडी ने भाषा को शब्द ज्योति माना है, क्योंकि भाषा रूपी शब्द प्रकाश ज्ञान रूपी ज्योति बनकर तीनों लोकों में अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण जो है करती है। करता है शब्द आएगा यहां, क्योंकि ऊपर प्रकाश लिखा हुआ है। लोकतंत्र भर्तृहरि ने लोकसंत भर्तृहरि ने तो इसकी महिमा का वर्णन किया है। दो भर्तृ हुए, एक व्याकरण शास्त्री हुआ है, एक लोक संत हुआ है। सुप्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री भर्तृहरि ने उपयोगिता के आधार पर भाषा को शब्द ब्रह्म माना है। देखिए, उपयोगिता के आधार पर आचार्य दंडी ने भाषा को शब्द ज्योति माना है, क्योंकि भाषा रूपी शब्द प्रकाश ज्ञान रूपी ज्योति बनकर तीनों लोकों में जो है अज्ञान रूपी अंधकार का जो है निवारण करता है। सुप्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री भर्तृहरि ने उपयोगिता के आधार पर भाषा को शब्द ब्रह्म माना है। दंडी का ग्रंथ काव्यादर्श है और भर्तृहरि का
भाषा विज्ञान आश्रित ग्रंथ वाक्य पदियम है। पुनः याद दिला देता हूं कि वाक्य पदियम का जो रचनाकार भर्तृहरि है वो व्याकरण शास्त्री है, और नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम ग्रंथों का जो रचनाकार है वो भर्तृहरि लोक संत है। तो ये याद रखें, दंडी का भाषा विज्ञान आश्रित ग्रंथ है काव्यादर्श, और भर्तृहरि का भाषा विज्ञान आश्रित ग्रंथ है वाक्य पदियम। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाषा के भावार्थ से संबद्ध प्रमुख परिभाषा। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है और सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी यही है, आचार्य दंडी के अनुसार आचार्य दंडी के अनुसार देखिए, भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा जो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार तथा मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले जो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार तथा मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करने वाली है, वह भाषा है। देखिए, आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है, भाष्यते अनया इति भाषा, जो विचार और भावों को अभिव्यक्त कर दे वही भाषा है। मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार और मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को जो अभिव्यक्त कर दे उसी को भाषा कहा जाएगा। अर्थात भाव विचार अभिव्यक्ति का समुचित माध्यम भाषा है। भाव विचार अभिव्यक्ति का जो उचित माध्यम है वही भाषा है, चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। देखिए, अब यहां एक खास बात, विचारों की जननी बुद्धि तथा भावों की जननी आत्मा है।
विचारों की जननी बुद्धि है, भावों की जननी आत्मा है। विचार चिंतन की तथा भाव मनन की विषय वस्तु है। यह ध्यान दें, यह ध्यान दीजिएगा, विचार जो है चिंतन की विषय वस्तु है, भाव मनन की विषय वस्तु है। बुद्धि का निवास स्थल मानव मस्तिष्क एवं आत्मा का निवास स्थल मानव हृदय है। विचारों की जननी बुद्धि तथा भावों की जननी आत्मा है। विचार चिंतन की तथा भाव मनन की विषय वस्तु है। बुद्धि का निवास स्थल मानव मस्तिष्क एवं आत्मा का निवास स्थल मानव हृदय है। यह ध्यान दीजिए। और एक चौथा पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखें, आदि मानव द्वारा भाव विचार अभिव्यक्ति हेतु चित्राक्षरी का प्रयोग हुआ। देखिए, जो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार तथा मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करने वाली है वह भाषा है, और अर्थात भाव विचार अभिव्यक्ति का समुचित माध्यम भाषा है। भाषा की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है काव्यादर्श ग्रंथ में। विचारों की जननी बुद्धि है और भावों की जननी आत्मा है। विचार चिंतन की विषय वस्तु है, भाव मनन की विषय वस्तु है। जैसे हमने कहा कि उसका मुख सुंदर है, यह विचार है, लेकिन उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह भाव हो गया। गाय एक पशु है, यह एक विचार है। गाय हमारी माता है, यह एक भाव है। उसकी आंखें सुंदर हैं, यह एक विचार है, और उसकी आंखें झील हैं, यह एक भाव है। जब विचार हृदय में उतर जाए तो उनको भाव कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, यह भाव है। कहीं ऐसा होता है क्या? कहीं ऐसा नहीं होता। तो जब विचार हृदय में उतर जाए तो वो जो है भाव कहलाते हैं। अब देखिए, बुद्धि का निवास स्थल मानव मस्तिष्क और आत्मा का निवास स्थल मानव हृदय है। आदि मानव द्वारा गुफाओं में और कंदराओं में अपने भाव विचार प्रकट करने के लिए चित्र प्रधान लिपि का प्रयोग किया गया, जिसे चित्राक्षरी या सैंधव लिपि भी कहते हैं। सिंधु शब्द में अणप्रत्यय जोड़ दे तो सैंधव बनता है। और भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से व्यक्त और अव्यक्त दो श्रेणियों में विभाजित होती है। जब भाषा के भेद उपभेद पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। और एक चीज और सुनिए कि ये जो परिभाषा है ये भाषा की जो है सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। मैं यहां लिख देता हूं, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है ये, ताकि आपको याद रहे, कभी पूछे एग्जाम में तो। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा इसको ही माना गया, याद रखें। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड परिभाषा है आचार्य यास्क के अनुसार
व्यक्तावाची भाषा, भाषा। जो वाणी का रूप मौखिक एवं लिखित रूप में प्रकट रहता है, वह भाषा है। देखिए, जो वाणी का रूप मौखिक और लिखित रूप में प्रकट रहता है वह भाषा है। यथा, भाषा का पहला लक्षण हो गया कि वो विचार और भाव प्रकट करे। अब दूसरी बात कि जो मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रकट है वो भाषा है, ये आचार्य यास्क कहते हैं। देखिए, यथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, फ्रेंच, भाषा है। ध्यान दीजिएगा, तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, फ्रेंच है, ये सभी भाषाएं हैं क्योंकि विचार और भाव प्रकट करती हैं और मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रत्यक्ष भी रहती हैं। अब देखिए, तीसरी परिभाषा दी है आचार्य, ये आचार्य यास्क ने दी है परिभाषा। यास्क को निरुक्तकार भी कहते हैं। आचार्य मंगलदेव शास्त्री के अनुसार ध्वनि संकेता लिपि चिन्ह च भाषा। ध्वनि संकेता लिपि चिन्ह च भाषा। मनुष्य मौखिक दृष्टि से जिन ध्वनि संकेतों का तथा लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको मिश्रित रूप में
भाषा कहा जाता है। देखिए, इन्होंने कहा कि मनुष्य मौखिक दृष्टि से जिन ध्वनि संकेतों का, लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है, उनको मिश्रित रूप में भाषा कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आचार्य दंडी की है, और आचार्य दंडी ने कहा है भाष्यते अन्यायति भाषा, जो विचार और भावों को प्रकट करने वाली है वही भाषा है। दूसरी परिभाषा दी आचार्य यास्क ने, व्यक्तावाची भाषा। भाषा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, भाष शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा। भाष धातु में अच जोड़ेंगे तो भाष शब्द बनेगा। अच प्रत्यय के योग से बना हुआ भाष शब्द पुल्लिंग का है, भाषा शब्द टाप प्रत्यय के योग से बना स्त्रीलिंग का है। यह विशेष रूप से ध्यान दें। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है अभिव्यक्त करने वाली, और भाषा की परिभाषा दी आचार्य दंडी ने, व्यक्तावाची भाषा, जो मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रकट है वो भाषा है। आचार्य दंडी ने तो कहा है कि भाष्यते अन्यायति भाषा, जो विचार भाव प्रकट करते वो भाषा है। आचार्य यास कह रहा है व्यक्तावाची भाषा, जो मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रकट है वही भाषा है। और आचार्य मंगलदेव शास्त्री ने कहा है ध्वनि संकेता लिपि चिन्हा च भाषा। मनुष्य मौखिक दृष्टि से जिन ध्वनि संकेतों का या इशारों का और लिखित दृष्टि से जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है उनको भाषा कहा जाता है। अब यहां देखिए, भाषा को स्थानीय दृष्टि से बोली कहा जाता है, परंतु जब किसी बोली का प्रयोग विद्वानों द्वारा साहित्य रचना में होता है, तब वह भाषा कहलाती है। ध्यान रखें, जैसे रमेश साइकिल से गिर गया, यह हिंदी भाषा का कथन है, और इसी को हम स्थानीय स्तर पर कहें, जैसे मान लो ब्रज भाषा में कहें रमेश आज साइकिल पे ते नीचे गिर गयो, या शेखावाटी की भाषा में कहें रमेश साइकिल पे से नीचे, साइकिल ते नीचे पड़ गयो, इस तरह भी बोला जा सकता है। तो स्थानीय स्तर पर भाषा को बोली कहा जाता है, लेकिन जब विद्वानों द्वारा उसका प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है तो उसे भाषा कहा जाता है। तो ये याद रखें, भाषा का पहला लक्षण है कि भाषा विचार भाव अभिव्यक्त करने में जो है अभिव्यक्ति का माध्यम होगी। दूसरा लक्षण है मौखिक और लिखित दृष्टि से उसे प्रकट माना जाएगा तो प्रकट रहेगी। तीसरा, उसमें ध्वनि संकेत होंगे मौखिक दृष्टि से और लिपि चिन्ह होंगे लिखित दृष्टि से। आदि मानव ने, ऐसा नहीं है हम ही भाव विचार प्रकट कर रहे हैं, आदि मानव भी जो है भाव विचार प्रकट करता था चित्राक्षरी लिपि में, जिसे वर्तमान में सैंधव लिपि भी कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, समय चक्र के अनुसार अभिव्यक्ति के माध्यम बदल गए। पहले पत्र व्यवहार होता था, फिर धीरे धीरे टेलीफोन का जगह आई, फिर धीरे धीरे अब मोबाइल फोन आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया, फिर मैसेज के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक आदि के माध्यम से जो है अभिव्यक्ति हम करने लग गए। तो समय के अनुसार अभिव्यक्ति का माध्यम बदलता जा रहा है, लेकिन भाषा सदैव कारगर है और कारगर रहेगी। अर्थात आप चाहे विज्ञान पढ़ें, चाहे आप जो है आर्ट्स पढ़ें, कला पढ़ें, सभी में जो है अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम भाषा के भेदों के बारे में जानेंगे, भाषा की उपयोगिता के बारे में भी जानेंगे और प्रचलित कथनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्ण।